हंसते हंसते कट जाएंगे आपके आईडीटी के रास्ते। यस माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूं आपका टैक्स का टीचर सीए करण शेठ। और मैं लेकर आया हूं आपके लिए जनवरी 2025 के इंटर सीए के जीएसटी अमेंडमेंट्स। लेट्स क्विकली रैप अप। सबसे पहला दोस्तों, प्लेस ऑफ सप्लाई में ये अमेंडमेंट आया है, प्लीज़ इसको करके जाना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है एंड ये पक्का एग्जाम में आ सकता है, राइट। लेट मी क्विकली एक्सप्लेन यू द एंटायर कॉन्सेप्ट दैट इज विद रिस्पेक्ट टू प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, तो अभी सिचुएशन कुछ ऐसा है कि यहाँ पे आप समझो कि 3 जन हैं। ओके, देर आर एब्सोल्युटली 3 पीपल इन्वॉल्व हियर। ओके, जस्ट अ सेकेंड। सबसे पहला है माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे लेट्स से हाँ, मेक इट क्लियर, अमेजोन। दूसरा है अपना जेठालाल, जेठा जी, राइट। और तीसरा है लेट्स से अपनी जेठा की फेवरेट बबीता। ओके, यस, बबीता जी। तो दोस्तों यहाँ पे सिंपल सी बात है, जेठा जी ने क्या है, लेट्स से फॉर एग्जांपल टीवी बेचा है 1 लाख का, प्लस ऑब्वियसली क्या है जीएसटी, लेट्स से 18%, 18,000 टू बबीता जी। अब यहाँ पे मुद्दा ये है माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो सेल हुआ है ना, वो B2C सेल हुआ है, यानी बबीता जी जो है वो है क्या, एक अनरजिस्टर्ड पर्सन। ओके, तो सप्लायर ने बेसिकली एक अनरजिस्टर्ड पर्सन को ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू गुड्स बेचा है। सबसे पहला सिचुएशन ये है, ठीक है। दूसरा, इसके अंदर एंगल चेंज क्या होता है वो समझने वाली बात है। एंगल चेंज यहाँ पे ये हो जाता है कि ये जो रिसिपेंट है उसका जो बिलिंग एड्रेस है, ठीक है, वो आप समझो स्टेट एक्स में आता है। लेट्स से महाराष्ट्र ले लेता हूँ मैं उसका नाम, और उसका जो डिलीवरी एड्रेस है, ठीक है, वो स्टेट वाई में आता है। लेट्स से ओके, नेम इट गुजरात, ठीक है, ये सीन। और जेठालाल ने बेसिकली क्या है, माल बेचा है बबीता को अमेजोन के थ्रू, पर बबीता जी का बिलिंग एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस एकदम अलग है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ओके, जब प्लेस ऑफ सप्लाई का क्वेश्चन आता है कि भैया क्या प्लेस ऑफ सप्लाई, तो सिंपल सी बात है, देखो ये भी ओवर द काउंटर सेल्स है टू अनरजिस्टर्ड पर्सन, ठीक है। अब ये वाला केस 10(1) CA के अंदर कवर होता है, जहाँ पे B2C सप्लाईज हो रहे हैं। अब यहाँ पे ओके, गवर्नमेंट ने बोला है कि ऐसे सिचुएशन में प्लेस ऑफ सप्लाई जो आप लोगे वो होगा द डिलीवरी एड्रेस, ठीक है, यानी कि गुजरात, ठीक है। तो आपका प्लेस ऑफ सप्लाई बिलिंग एड्रेस नहीं होगा, क्या होगा, डिलीवरी एड्रेस होगा। जहां डिलीवर हुआ है वहां पे ही गुड्स कंज्यूम होंगे, एंड लॉजिकली क्या है, वहीं पे प्लेस ऑफ सप्लाई आना चाहिए, ठीक है। तो तेल लगाने का बिलिंग एड्रेस क्या है, डिलीवरी एड्रेस ही आ जाएगा एज द प्लेस ऑफ सप्लाई, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, बाकायदा याद रखना। ये सबसे पहला अमेंडमेंट है विद रिस्पेक्ट टू प्लेस ऑफ सप्लाई। ओके, तो कब कब फटाफट से क्या है इसको कंक्लूड करो, कब होगा ये सिचुएशन, कब ट्रिगर होगा, जब B2C सप्लाई हो रहा है, B2B नहीं, B2C, व्हेन रजिस्टर्ड पर्सन इन सेलिंग टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। दूसरा, ये सप्लाई होना चाहिए थ्रू ECO। एंड तीसरा, जब बिलिंग एड्रेस और डिलीवरी एड्रेस में क्या है कन्फ्यूजन है, तो वी विल मेक श्योर दैट डिलीवरी एड्रेस को क्या है अकाउंट में लिया जाए, ठीक है। तो ये अपना पहला वाला अमेंडमेंट हो गया दोस्त, वेरी सिंपल, गाल पे डिम्पल, यस, ओके। चलो, दूसरा दोस्तों है अपना टाइम ऑफ सप्लाई के अंदर अमेंडमेंट, ठीक है। अब वो अमेंडमेंट में डायरेक्टली मैं आऊँ उसके पहले क्या है, मैं कुछ स्पेसिफिक सिचुएशन आपको समझा देना चाहता हूँ, उसके बाद ही जीवन में आगे बढ़ना चाहता हूँ, ठीक है। चलो, अभी दोस्तों टाइम ऑफ सप्लाई की अगर हम लोग बात करते हैं स्पेसिफिकली, उसमें भी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ सप्लाई इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। तो हम लोगों ने अब तक सीखा क्या है, पहले मैं वो बताता हूँ, फिर उसके अंदर क्या तब्दीली हो रही है, क्या चेंजेस हो रहे हैं वो मैं बताता हूँ, ठीक है। तो हम लोगों ने इसके अंदर सिंपल सी बात है 13(2) के अंदर यही सीखा है कि देखो भाई, 2 केस है। अगर आपने जो इनवॉइस है, ओके, वेरी सिंपल, इफ इट इज विद इन 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, तो भैया वी विल टेक DOI और DOP विच एवर इज अर्लियर। अरे DOI और DOP विच एवर इज अर्लियर, ओके, ये बात हो जाती है।
दूसरा सिंपल सी बात है, अगर डेट ऑफ इनवॉइस वही जो है, अगर वो आफ्टर 30 डेज क्या है इशू होता है फ्रॉम द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, तो भैया हम लोग बोलेंगे कि डेट ऑफ इनवॉइस नहीं बॉस, बहुत लेट हो रहा है इशू यहाँ पे वो, तो सिंपल सी बात है डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर आ जाएगा, एंड अकॉर्डिंगली माय डियर फ्रेंड्स यू विल टेक दैट डेट, ठीक है, जो भी अर्लियर डेट होगा वो। तो ये सिंपल कॉन्सेप्ट हम लोगों ने पढ़ा है, ओके। बट दोस्तों ये तभी एप्लीकेबल होता है जब वन टाइम सर्विस दी है आपने, ओके। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल, ओके मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, एग्जाम्पल क्यों सर, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, राइट, एंड मैं फुल टाइम प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ठीक है। मेरे पास एक क्लाइंट आया, उसने उसको एक इशू था कि भैया मेरा प्रोडक्ट पे 12% लगेगा या 18% लगेगा, तो उसको क्लासिफिकेशन का इशू था। तो सिंपल सी बात है, मैंने उसे बता दिया कि भाई सुन 18% लगेगा, एंड मैंने उसे उसके लिए 10,000 रुपये चार्ज किए, एंड दैट्स इट, ठीक है। वो वन टाइम सर्विस हो गए। तो मैंने सर्विस जैसे ही कंप्लीट किया, मैंने इनवॉइस रेज कर दिया, उसका पेमेंट आ गया, तो वो एक वन टाइम सर्विस। बट आपको पता है दोस्तों, ओके, सर्विस के केस में एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसका नाम है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, ठीक है। क्या है कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस, यानी इशारा किस बात की तरफ है कि अगर आपने 3 महीने से ज्यादा अगर कोई एक सर्विस दी है ऑन अ रेकरेंट बेसिस, क्या है ऑन अ रेकरेंट बेसिस, ठीक है, तो फिर ऐसे सिचुएशन में माय डियर फ्रेंड्स सिंपल सी बात है, वो एक कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस आ जाएगा, ठीक है, डन, दैट्स इट। अब सिचुएशन ये है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इंपॉर्टेंट सा क्या है, एक कॉन्वर्जेशन यहाँ पे होता है, और वो ये है कि भैया इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा यार, ओके, इस केस में टाइम ऑफ सप्लाई क्या आएगा, कैसे आएगा, ओके, प्लीज़ हमें बताओ। तो सर कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस में 3 ब्रांचेस, ओके, 3 चीज़ें ब्रांच आउट होती है, ठीक है। सबसे पहली है वेयर द ड्यू डेट, ओके, ऑफ पेमेंट was ascertainable, where the due date of payment दूसरा है was not ascertainable, ठीक है, and the third is where the payment, okay, is linked to completion of an event, ठीक है। तो ये 3 केसेस आ, ये 3 क्या है स्पेसिफिक इवेंट्स है जिसके तहत क्या है हम लोग लेकर आएंगे माय डियर फ्रेंड्स, ओके, अपना लास्ट डे टू इशू टैक्स इनवॉइस। तो आज जैसे ऊपर वन टाइम के केस में 30 दिन था कि 30 दिन के अंदर रेज किया तो ठीक है, वरना फिर खत्म बात, डेट ऑफ कंप्लीशन या फिर डेट ऑफ पेमेंट विच ओवर इज अर्लियर लेंगे। यहाँ पे लास्ट डेट क्या है, तो ड्यू डेट का है, ओके, सिंपल सी बात है, ऑन और बिफोर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, इसका है ऑन और बिफोर डेट ऑफ पेमेंट, और इसका है ऑन और बिफोर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, यानी इवेंट कंप्लीट हुआ पेमेंट मिलेगा, इवेंट कंप्लीट हुआ पेमेंट मिलेगा, इवेंट कंप्लीट हुआ पेमेंट मिलेगा, ठीक है। इस तरह से चीज़ें कुछ पैन आउट होती है, ओके। अब यहाँ पे दोस्तों सबसे पहला मैं केस लूँ, बिकॉज आपको क्या है वही आएगा आपके इंटर सीए के सिलेबस में। तो ड्यू डेट ऑफ पेमेंट जब असर्टेनेबल होता है, ओके, पहला वाला और तीसरा वाला ही लूँगा मैं, तो व्हेन द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल, ठीक है, या फिर व्हेन द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट, ओके, सॉरी, या फिर वेयर द पेमेंट इज लिंक्ड टू कंप्लीशन ऑफ इवेंट, ठीक है। तो उस केस में भैया क्या होगा टाइम ऑफ सप्लाई। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं ड्यू डेट ऑफ पेमेंट इज असर्टेनेबल की, तो उसमें 2 ही चीज़ें होंगी, वेरी सिंपल। अगर आपने इनवॉइस रेज कर दिया है, ओके, इफ द इनवॉइस इज इशूड, ओके, बिफोर or rather or you should say on or before the due date, okay, of payment, okay, तो फिर आ जाएगा क्या डेट ऑफ इनवॉइस या फिर डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है।
और दूसरा क्या है, द इनवॉइस इज इशूड आफ्टर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। तो यहां पे आ जाएगा, ओके, सिंपल सी बात है, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। इज दैट वेरी क्लियर माई डियर फ्रेंड्स? यस सर, ठीक है, डन। तो बस मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगा कि आज, ओके, एक छोटा सा इसका एक उदाहरण ले लेता हूं मैं एंड आई विल कंक्लूड इट। कि आज फॉर एग्जांपल लेट्स से, ओके, मिस्टर एक्स है, वो एक लैंडलॉर्ड है और वो रेंटिंग ऑफ इमोल प्रॉपर्टी का सर्विस दे रहे हैं, ठीक है, टू मिस्टर वाई जो एक टेनेंट है, ठीक। और ये कमर्शियल प्रीमाइसेस की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशन में माय डियर फ्रेंड्स, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, 4 महीने की बात कर रहे हैं अपन। इसके अंदर इसके ड्यू डेट क्या होते हैं? तो अप्रैल का भाड़ा कोई देगा अपने को, तो ड्यू डेट इसका है 5th ऑफ मई। तो अगले महीने की 5 तारीख इज द ड्यू डेट, दैट इज अ गिवन इंफॉर्मेशन। मई का होगा जून में, जून का होगा जुलाई में, और जुलाई का होगा अगस्त में, ठीक है, परफेक्ट। अब एक्चुअली इनवॉइस रेज कब हुआ है वो देखो। अब ये भी गिवन डेटा ही होगा बिकॉज ये आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो लेट्स से ये 6 मई को हुआ है, ये 1 जून को हुआ है, ये 4 जुलाई को हुआ है, और ये 8 अगस्त को हुआ है, ठीक। एंड फाइनली अपना है डेट ऑफ पेमेंट, और फिर आएगा टाइम ऑफ सप्लाई, ठीक। तो आज यहाँ पे आ जाएगा लेट्स से 10th मई, ठीक। यहाँ पे आया लेट्स से फॉर एग्जांपल 5th जून, यहाँ पे आया 1 जुलाई, और यहाँ पे आया 10th जुलाई, ठीक है। तो आज सबसे पहले आप यहाँ पे क्या फोकस करेंगे कि इनवॉइस कब इशू, इज इट इशूड बिफोर द ड्यू डेट ऑफ पेमेंट? आंसर इज नो, इट इज इशूड आफ्टर दैट। तो क्लियरली हम लोग क्या करेंगे, इनवॉइस का डेट नहीं ले सकते बिकॉज वो लेट इशू हुआ है। तो 5th में और 10th में को कंपेयर करेंगे, आ जाएगा 5th में। सेकेंड दोस्तों हो जाएगा क्या कि ड्यू डेट ये है, इनवॉइस 1 जून को रेज किया है, क्या ये ड्यू डेट के पहले इनवॉइस रेज हुआ? यस, ओके। यहाँ पे कोई 30 डेज नहीं आएगा भाई, फोकस करो सिर्फ ड्यू डेट के, ड्यू डेट के पहले या उसके बाद में। पहले है तो इनवॉइस सही रेज हुआ है, कंपेयर इट विद डेट ऑफ पेमेंट, तो ये आ जाएगा 1 जून। थर्ड, 5th जुलाई को ड्यू डेट है, इनवॉइस का डेट इज 4th जुलाई, तो क्लियरली 4th जुलाई, 1 जुलाई, विच एवर इज अर्लियर, 1 जुलाई, ठीक है, क्योंकि ये सही टाइम पे रेज हुआ है। एंड लास्ट इज 5th अगस्त, 6th अगस्त, सॉरी 8th अगस्त, तो लेट हुआ है, तो भैया हम लोग इसको छोड़ेंगे और 5th अगस्त को ले लेंगे विथ 10th अगस्त, 5th अगस्त को ले लेंगे विथ, आई एम सो सॉरी, 10th अगस्त। तो सिंपल सी बात है, वील टेक 5th अगस्त, ठीक है, डन। इस तरह से बात होगी है विथ रिस्पेक्ट टू ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, ओके। तो उसके पहले इनवॉइस रेज हुआ तो सही टाइम पे हुआ है, उसके बाद हुआ तो लेट, ठीक है, डन। नेक्स्ट दोस्तों हम लोग बात कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, ठीक है। तो व्हेन माय डियर फ्रेंड्स रिमेंबर दैट द पेमेंट इज लिंक्ड टू डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, ठीक है। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है, ओके, लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली। इसमें भी 2 सिनेरियोज है कि भैया इफ इनवॉइस इज इशूड ऑन और बिफोर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, ठीक है, तो फिर टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा यहाँ पे, क्या क्या आ जाएगा बताओ? करेक्ट, DOI और DOP विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, डन। सेकेंड, इफ इनवॉइस इज इशूड आफ्टर डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस,
तो फिर आ जाएगा डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। ठीक है, डन। तो जैसे वहां पे क्या है, अपना मेन बेंचमार्क था ड्यू डेट, यहां पे है डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ सर्विस, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, डन। अब इसमें एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूं कि आज फॉर एग्जांपल ओके, ओबेरॉय बिल्डर्स is providing construction service to Mr. KS ठीक है। तो अब अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है। तो आज सिंपल सी बात है, 4 महीने यहां पे आ गए। अब पेमेंट इज लिंक टू कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, ठीक है। पेमेंट इज लिंक टू एन कंप्लीशन ऑफ एन इवेंट, ओके, सर्विस नहीं, मैं इवेंट बोल दूंगा इसको, ठीक है। तो आज फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट फ्लोर है, सेकेंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, फोर्थ फ्लोर, ठीक है। तो आज 4 अलग अलग फ्लोर है। तो इसका डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट हुआ है 1 मई को, इसका हुआ है लेट्स से फॉर एग्जांपल 1 जून को, इसका हुआ है 1 जुलाई को, और इसका हुआ है 1 अगस्त को। ये एग्जाम्पल ही है, कुछ भी डेट हो सकता है। मैं बस बता रहा हूँ कि फर्स्ट फ्लोर को इतना टाइम लगा, कि सेकंड को इतना, थर्ड को इतना, फोर्थ को इतना। दिस इज द डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट, ठीक है। नेक्स्ट इज इनवॉइस का डेट, नेक्स्ट इज पेमेंट का डेट, एंड देन इज योर टाइम ऑफ सप्लाई। अब आप सिंपल सी बात है, ये समझ लो कि ये डेट गिवन ही होगा, ये आप डिटरमाइन नहीं कर सकते। उन्होंने बोला इस दिन कंप्लीट इवेंट हुआ है, तो हुआ है भाई, ओके, सिंपल। तो इनवॉइस का डेट भी क्या है, गिवन ही होगा। तो लेट्स से वो 5th में है, यहाँ पे 6 जून है, यहाँ पे 25 जून है, और यहाँ पे 5 जुलाई है, ठीक। डेट ऑफ पेमेंट इसका है 10th में, इसका है 12th जून, इसका है 1 जून, इसका है 1 अक्टूबर, ठीक। तो अब केस क्या है माय डियर फ्रेंड्स, लिसन, ओके, वेरी सिंपल। और इसीलिए टाइम ऑफ सप्लाई दोस्तों यहाँ पे होगा पहले केस में, एज यू कैन सी, यस, ओके, 1 में, 10th में, 1 में। सेकेंड वाले में इनवॉइस इशू हुआ है डेट ऑफ कंप्लीशन के बाद, तो यहाँ पे भी 1 जून, 12th जून, 1 जून। यहाँ पे भी दोस्तों यही होगा, 1 जुलाई, 25 जुलाई। तो आज 25 जून है, तो 25 जून, 1 जून, तो आ जाएगा 1 जून। एंड यहाँ पे 1 अगस्त, 5 जुलाई, तो ये क्लियरली क्या है, इसके पहले ही था, तो 5 जुलाई एंड 1 अक्टूबर, तो आ जाएगा 5 जुलाई, ठीक है, डन। इस तरह से माय डियर फ्रेंड्स क्लियरली टाइम ऑफ सप्लाई आ जाएगा with 2 cases of continuous supply of service, one where the due date of payment is ascertainable and other when the due date other where the payment is linked to completion of an event. तो अब फ्रेंड्स जो HM मॉडल है, ठीक है, हाइब्रिड एन्युटी मोड, क्या है एग्जैक्टली, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड। अमेंडमेंट किसके रिलेशन में है? तो अंडर हाइब्रिड एन्युटी मोड द मॉडल ऑफ नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया, the concessionaire has to construct the new road and provide operation and maintenance of the same, which is generally over a period of 15 to 17 years, and the payment of the same is spread over the years. What is the time of supply for the purpose of payment of tax on the said service under the HAM model? ठीक है, तो यहाँ पे
सीन क्या है भाई, ये जानना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये हैम मॉडल है, हाइब्रिड एन्युटी मॉडल। तो यहाँ पे क्लैरिफिकेशन क्या चाहिए अगर ये बना रहे तो अंडर हैम मॉडल ऑफ कंसेशन अग्रीमेंट्स द हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स आर डिजाइन, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफर, wherein the concessionaire is required to undertake new construction of highway as well as operation and maintenance of highways. The payment terms for construction portion as well as the O&M portion of the contract are provided in the agreement between NHAI and concessionaire. ठीक है, तो सिंपल सी बात है भाई कि भाई ये जो मॉडल है HAM का मॉडल, वो डिज़ाइन, बिल्ड, ऑपरेट एंड ट्रांसफ़र पे चलता है। कंसेशनर का मतलब ऐसा समझो कॉन्ट्रैक्टर, समवन लाइक अदानी और अंबानी, ठीक है। तो डिज़ाइन करेगा, बिल्ड करेगा, ऑपरेट करेगा और आगे जाके ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। द पेमेंट टर्म्स ऑफ द कंस्ट्रक्शन, उसका दो पोर्शन है, पहला है ओके द कंस्ट्रक्शन पोर्शन और दूसरा उसको मेंटेन करने का पोर्शन। HAM is a single contract for construction as well as operation and maintenance of the highway. The payment terms are so staggered that the concessionaire is held accountable for the repairs and maintenance of the highway as well. The contract needs to be looked at holistically based on services to be performed by concessionaire and cannot be artificially split into two separate agreements for construction and operation and maintenance based on payment terms. The concessionaire is bound contractually to complete not only the construction of highway but also operate and maintain the same. In HAM contract, the payment is made spread over the contract period in installments, and payment for each installment is to be made after specified periods or on completion of an event. As specified in the contract, the same appears to be covered under continuous supply of service as defined under Section 233 of CGST Act. It is clarified that the taxability on concessionaire under HAM, including the construction portion, would arise at the time of issue of invoice or date of receipt of payment, whichever is earlier, if the invoice is issued on or before the specific date or date of completion of an event in the contract as applicable. If invoice is not issued on or before the specified date or the date of completion of an event, the taxability would arise on the date of provision of service और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। तो यही मेन मुद्दा है कि ऐसे केस में जब कंस्ट्रक्शन स्टेज होता है तो उसका या तो पेमेंट फिक्स्ड होता है स्पेसिफाइड डेट पे, राइट, या फिर उनका कंप्लीट या फिर वो पेमेंट अगर क्या है इज लिंक टू कंप्लीशन ऑफ इवेंट, तो वो कंप्लीशन ऑफ इवेंट फिक्स होता है, तभी आपको पेमेंट मिलेगा। तो जो भी क्या है क्वेश्चन में गिवन डेटा होगा, ओके, एक हो सकता है क्या ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, तो आप उसको ले लो और उसके पहले इनवॉइस रेज हुआ तो इनवॉइस या पेमेंट, और उसके बाद इनवॉइस रेज हुआ है तो फिर ड्यू डेट ऑफ पेमेंट या फिर डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। दूसरा पॉइंट, अगर वैसे नहीं है, अगर पेमेंट टर्म्स ऐसे है कि भैया कंप्लीट हुआ पेमेंट मिला, कंप्लीट हुआ पेमेंट मिला, ड्यू डेट वाला सीन नहीं, ठीक है। अब वो कंप्लीशन के लिए 1 महीना भी लग सकता है, 5 महीना भी लग सकता है, 6 महीना भी लग सकता है, ठीक है, या 1 साल भी लग सकता है, तब पेमेंट हो जाएगा। तो फिर आपने इनवॉइस उसके पहले रेज किया है तो इनवॉइस या पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। पर अगर आपने पेमेंट डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट के बाद रेज किया है तो डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ इवेंट एंड डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर, ठीक है, दैट्स इट। तो डिपेंड करता है वो क्वेश्चन कैसे बनता है। मैंने एक बहुत अमेजिंग सा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 2 के फॉर्म में दिया है, राइट, एंड आई रियली वॉन्ट कि बिफोर आई एक्चुअली गो हेड विद दिस, आप खुद इसको एक बार देखे परखे और इसे सॉल्व करें, बिकॉज इसका क्वेश्चन भी मैंने दिया है। तो आपको पता ही दोस्तों अपनी स्पेशलिटी ये है कि अपन सिर्फ अमेंडमेंट नहीं पढ़ाते, अपन अमेंडमेंट का Q&A भी बनाते हैं और उस पर भी क्या है क्वेश्चन बना के आपको सॉल्व करवाते हैं, जिससे आपको एब्सोल्यूट क्लैरिटी हो कि एग्जाम में कैसे आएगा। तो जैसे अदानी लिमिटेड है ये केस में, राइट, वो HAM मॉडल पे बेसिकली काम कर रहा है एंड द कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू इज 1000 crores ओवर अ पीरियड ऑफ 4 months फ्रॉम अप्रैल टू जुलाई, ओके, कॉन्ट्रैक्ट है। The due date of payment is 5th of the following month and invoices were issued as follows. Invoice का डेट गिवन है, ओके, पेमेंट्स का डेट गिवन है, ठीक। अब सीन क्या है बॉस कि ड्यू डेट इज 5th of the month, 5th of the following month, यानी कि क्या कि अगर आप चेक करोगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, तो अप्रैल का ड्यू डेट कब है तो बोला है 5th of May, 5th of June, 5th of July,
5th ऑफ अगस्त, ठीक है, ये उसका ड्यू डेट है। अच्छा, उसका इनवॉइस का डेट और पेमेंट का डेट क्या है वो देखो भाई। ओके, तो इनवॉइस का डेट भी गिवन है दोस्तों, जैसे कि 3rd अप्रैल, ओके, यहाँ पे 4th में, यहाँ पे 6th जून, और यहाँ पे 5th जुलाई, ठीक है, और ये है 10th में 25th जून, 20th जुलाई एंड 29th अगस्त, ठीक है। तो आज कौन सा अर्लियर डेट है दोस्तों, वो देखना है। नहीं बेटा, आपको देखना है कि भैया 5th में 3rd अप्रैल, तो भैया 3rd अप्रैल 10th में 3rd अप्रैल, ठीक है। सेकेंड इज 5th जून 4th में, तो इनवॉइस इज इशूड बिफोर दैट, तो 4th में 25th जून, 4th में 5th जुलाई 6th जून, तो भैया सिंपल सी बात है 6th जून, ओके, एंड 20th जुलाई, तो 5th जून, एंड 5th अगस्त एंड 5th जुलाई। तो अगेन यहाँ पे भी दोस्तों क्या है, सिंपल सी बात है, इनवॉइस पहले ही रेज हुआ है, तो 5th जून, 29th अगस्त, 5th जुलाई, सॉरी, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, लेट्स गो टू द नेक्स्ट अमेंडमेंट। अब ये अमेंडमेंट है ना दोस्तों, सप्लाई चैप्टर का भी है एंड आईटीसी का भी है। तो दोनों एंड पे हम लोग काम करेंगे ना, अकॉर्डिंगली क्या है, एक एक केस समझेंगे, ठीक है। अलग अलग इश्यूज है, तो अलग अलग इश्यूज पे बात करेंगे। सबसे पहला इशू है that there are cases where original equipment manufacturer offers warranty for goods supplied by him to the customer and provides replacement of goods or its parts or repairs services to customer during the warranty period without separately charging for any consideration. Okay, तो अब इशू ये है, इसके रिलेशन में हमें सप्लाई के रिलेशन में कमेंट करना है एंड आईटीसी के रिलेशन में। तो इसको एक डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं, चलो। ओके, फॉर एग्जांपल ऐसा केस था कि लेट्स से, ओके, बोट है, बोट अपना, ठीक है। तो बोट ने बोला है कि भैया आप अगर हमारे हेडफोन्स खरीदते हो, ओके, हेडफोन्स नहीं, चलो फॉर एग्जांपल बोट नहीं, एक एग्जांपल लेते हैं सैमसंग का, ठीक है। तो सैमसंग, लेट्स से एक ज़माना था जब अपने मोबाइल के साथ साथ हेडफोन्स भी भेजता था, ठीक है। अब सिंपल सी बात है भाई, अगर कुछ भी क्या है मोबाइल को या हेडफोन को होता है, तो उनकी एक क्या है, वारंटी पॉलिसी होती है कि वो वारंटी पीरियड के अंदर किसी ने क्लेम कर लिया तो उसको या तो रिपेयर करके दे देंगे या फिर क्या है, अलग से पार्ट रिप्लेस करके दे देंगे, ठीक है। अब आप समझो कि ये जो वारंटी इसके रिलेशन में क्या है दी जा रही है, ओके। तो आज अगर ये मोबाइल का प्राइस है 10,000, तो आप समझिए कि वो 10,000 प्राइस के अंदर इन पार्ट्स की वैल्यू ऑलरेडी इंक्लूडेड है, और इसीलिए ओके, जो भी ये वैल्यू ऑफ सप्लाई है उस पर ऑलरेडी जीएसटी लग चुका है, ठीक है। तो एक अलग से प्रोविजन अब समझो करके ही रखा है उन्होंने 1,000 रुपये का, कि अगर कुछ क्लेम आया तो भैया हम लोग रिप्लेस करके दे देंगे, ऑलरेडी वो प्राइस के अंदर इंक्लूडेड होगा। तो ऑलरेडी क्या है, वो 1,000 रुपये पे क्या है, जीएसटी लग चुका है, ठीक है। तो अब जब क्या है, फाइनली जब वो पार्ट आप भेज रहे हो, तो वापस क्या है, उसको ये बोल के कि ये सप्लाई है, ठीक है, और इस पर जीएसटी लगना चाहिए, वो पॉसिबल नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि वो आपने ऑलरेडी ओके वो 1,000 रुपये को सप्लाई घोषित कर दिया था जब आपने वो मोबाइल प्लस हेडफोन पहली दफ़ा बेचा था, ठीक है। अब जब उसका पार्ट रिप्लेस कर रहे हो आप, तो बस वो शेयर फॉर्मेलिटी है जो आपको कंप्लीट करनी पड़ेगी, बिकॉज उसके रिलेशन में कंसिडरेशन तो आपने पहले से ले लिए, राइट।
तो ये सप्लाई के रिलेशन में आपको एक्स्ट्रा पैसा नहीं मिल रहा है, ऑलरेडी जो पैसा मिला था उस पर टैक्स लग चुका है। तो अभी ये जो जा रहा है ना, ठीक है, उस पर उसको सप्लाई नहीं बोला जाएगा, उस पर जीएसटी भी नहीं लगेगा, बिकॉज एक बार ऑलरेडी वो इंक्लूड हो चुका है। और इसके रिलेशन में ऑब्वियसली क्या है, ये पार्ट्स वगैरह जो है वो ये लोग खरीदते हैं अलग अलग वेंडर से, तो उसका भी क्या है, उन्होंने ऑब्वियसली क्या है आईटीसी लिया होगा, ठीक है, तो बरकरार ही रहेगा, उसे कोई भी क्या है आईटीसी रिवर्सल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि ये पार्ट्स जो आपने खरीदे हैं, ओके, उसका खर्चा ऑलरेडी वैल्यू ऑफ सप्लाई में आ गया था और उस पर ऑलरेडी आउटपुट जीएसटी लग गया है, समझो आप, ठीक है। दैट इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड्स, एंड बस उसी बारे में क्या है मुझे बात करनी थी, ओके। और ये बात यहीं कंक्लूड होती है कि बॉस उसका आईटीसी रिवर्स होगा नहीं, बिकॉज आउटपुट टैक्स उस पार्ट्स पे ऑलरेडी लग चुका है, और जब पार्ट्स एक्चुअली रिप्लेस हो रहा है और बाहर जा रहा है तब कंसिडरेशन नहीं चार्ज करेंगे, बिकॉज वो ऑलरेडी पहले चार्ज कर दिया था जब आपने ओरिजिनल इक्विपमेंट भेजा था तब, ठीक है। तो ये है द पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू आईटीसी एंड सप्लाई, ठीक है। एक छोटा सा क्या है एग्जांपल ले लेते हैं कि भैया आज एन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर सेल्स अ प्रोडक्ट विद वारंटी फॉर 1 लाख रुपीज़, द प्राइस इंक्लूड्स एन एस्टिमेटेड 5,000 इन कॉस्ट फॉर पॉसिबल पार्ट्स रिप्लेसमेंट। 1 लाख में 5,000 क्या है, वो पॉसिबल रिप्लेसमेंट और रिपेयर सर्विसेज है ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड। जीएसटी इस पर 18% है। तो जब 1 लाख रुपए पे जीएसटी लग रहा है, आप समझो 1 लाख के अंदर ऑलरेडी क्या है 5,000 है जिस पे जीएसटी लग चुका है। तो ड्यूरिंग द वारंटी पीरियड इफ द OEM provides replacement parts or repair services, there is no additional GST as already covered in the initial sale. Simple. If अगर ऑब्वियसली अगर इसके रिलेशन में कुछ एडिशनल अमाउंट लेते हैं तो भैया सिंपल सी बात है, उसके रिलेशन में फिर एडिशनल जीएसटी लाइबिलिटी पे आएगा, राइट। अच्छा, तो ये पार्ट यहाँ पे हो गया। दूसरा पार्ट क्या है, द मैन्युफैक्चरर इनिशियली क्लेम्ड आईटीसी ऑन इनपुट एंड सर्विसेज used in products manufacturing including the parts reserved for warranty replacement. Since these warranty services are part of original taxable supply, no reversal of ITC is necessary on the replacement parts or repair services provided during the warranty period. तो आज the manufacturer initially must have claimed ITC on input and used in the manufacturing including parts reserved for warranty. तो उसने ऑलरेडी ITC ले लिया होगा, ठीक है। तो बस उसे रिवर्स मत करना, बिकॉज उस पर ओके ऑलरेडी उस वैल्यू पे जब वो वैल्यू बाहर जा रहा था, जब वो गुड्स बाहर जा रहा था तो वो वैल्यू भी बाहर जा रहा था, एंड अकॉर्डिंगली उस वैल्यू पे ऑलरेडी जीएसटी लग चुका है। तो जिस पे लगता है आउटपुट टैक्स उस पर मिलेगा आईटीसी, जिस पे लगता है आउटपुट टैक्स उस पर मिलेगा आईटीसी, उस पर मिलेगा आईटीसी, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, दूसरा केस है कि वेदर जीएसटी वुड बी पेबल ऑन रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स और रिपेयर सर्विस प्रोवाइडेड बाय डिस्ट्रीब्यूटर विदाउट एनी कंसिडरेशन फ्रॉम द कस्टमर एज अ वारंटी ऑन बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर। तो यहाँ पे सीन क्या है, यहाँ पे सीन बहुत सिंपल है कि भाई देर मे बी इंस्टेंसेस वेर अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ अ कंपनी प्रोवाइड्स रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स एंड और repair services to customer as a part of warranty on behalf of manufacturer and no separate consideration is charged by such distributor। तो ठीक है, अभी देखो मैन्युफैक्चरर जो है एक ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर है, उसने नहीं कमिट किया है, डिस्ट्रीब्यूटर ने कमिट किया अपने कस्टमर को, तो ठीक है भाई डिस्ट्रीब्यूटर दे दे। डिस्ट्रीब्यूटर भी ने जब एक्चुअली ओरिजिनली इनिशियल सेल किया होगा तो उसमें भी क्या है वो वैल्यू का पार्ट होगा ही। तो अभी जब वो खुद अपने एंड से दे रहा है, ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर यानी मैन्युफैक्चर नहीं दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, डिस्ट्रीब्यूटर तो दे रहा है, दैट विल ऑल्सो नॉट बी अ सप्लाई, नो जीएसटी लाइबिलिटी विल अराइज बिकॉज ऑलरेडी उस पर एक बार जीएसटी लग चुका है जब डिस्ट्रीब्यूटर ने माल बेचा होगा, समझा, करेक्ट। तो नो जीएसटी वुड बी पेएबल बाय द डिस्ट्रीब्यूटर ऑन द साइड एक्टिविटी ऑफ प्रोवाइडिंग रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स टू द कस्टमर, ओके। हाउएवर अगर कोई एडिशनल कंसिडरेशन चार्ज हुआ है तो डेफिनेटली उसमें तो क्वेश्चन ही नहीं है, ओके, सिंपल सी बात है जीएसटी लग जाएगा। पर कंसिडरेशन चार्ज नहीं किया है तो भैया जीएसटी नहीं लगेगा। अच्छा,
इस पे सिर्फ सप्लाई के रिलेशन में ही क्या है बात हुई है, दैट्स इट। ओके, अच्छा, इशू नंबर 3 अभी आता है, जो बोलता है इन अबव सिनेरियोज वेयर द डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड्स रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट्स टू कस्टमर एज अ पार्ट ऑफ वारंटी ऑन बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर। तो डिस्ट्रीब्यूटर अपने एंड पे नहीं दे रहा है अभी, वो मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे दे रहा है, वेदर एनी सप्लाईज इन्वॉल्व बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटर एंड मैन्युफैक्चरर। ठीक है, अब ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है, लेट्स चेक दिस। तो इसमें याद रखना, हम लोग जो भी कॉन्वर्जेशन करेंगे वो डिस्ट्रीब्यूटर और मैन्युफैक्चरर के बीच में करेंगे, राइट, बिकॉज इस केस में डिस्ट्रीब्यूटर अपने एंड पे नहीं दे रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर के बिहाफ पे दे रहा है। और जब आप यूज करते हो ना वर्ड ये कि ऑन बिहाफ ऑफ समवन, व्हाट डज दैट मीन? दैट ओनली मीन्स माय डियर फ्रेंड्स कि मेरी लायबिलिटी नहीं थी है, ओके, किसी और की थी जो मैंने क्या है फुलफिल की है। तो अब उसमें कैसे फुलफिल की है वो देखो, केस नंबर 1, देर मे बी केसेस वेयर डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेसेस द पार्ट टू कस्टमर अंडर वारंटी ईदर बाय यूजिंग हिज ओन स्टॉक or purchasing from third party and charges consideration for the parts or replaced from the manufacturer by issuance of tax invoice for the said supply made by him to manufacturer। okay, तो आज सिंपल सी बात है माय डियर फ्रेंड्स कि यहाँ पे सिचुएशन ऐसा है कि डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, एक मैन्युफैक्चरर है और एक डिस्ट्रीब्यूटर है, ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटर का बायर है। बायर ने क्लेम किया वारंटी और डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या है वो रिप्लेसमेंट पार्ट दे दिया है ऑन बिहाफ ऑफ मैन्युफैक्चरर। तो ऑब्वियसली ये मेरी लायबिलिटी नहीं है, ये मैन्युफैक्चरर की। अब उसने मैन्युफैक्चरर से ये चीज़ वसूल कैसे की? तो उसने मैन्युफैक्चरर को बोला कि देख भाई सुन, ओके, मैं जो ये पार्ट दे रहा हूँ, ओके, मैं जो ये पार्ट दे रहा हूँ ना बायर को, ठीक है, या तो वो मेरे खुद के स्टॉक से है, ओन स्टॉक, या फिर मैंने थर्ड पार्टी से परचेज किया है। ठीक है, डन, परफेक्ट है, यस परफेक्ट। नेक्स्ट क्या है कि आइदर बाय यूजिंग हिज ओन स्टॉक और बाय परचेसिंग फ्रॉम थर्ड पार्टी एंड चार्जेस द कंसिडरेशन फॉर द पार्ट सो रिप्लेस्ड फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। तो आज वो बंदे ने फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 1,000 रुपया इनकर किया इसके लिए, स्टॉक गया तो वो भी तो खर्चा हुआ ना, वो भी स्टॉक बेच नहीं पाएगा, जो उसने रिप्लेसमेंट में डाला वो बेच नहीं पाएगा, तो कॉस्ट ही एट द एंड ऑफ द डे वो, या फिर क्या उसने बाहर से खरीदा था तो उसमें तो क्या है उसने लिटरली वो 1,000 दिया होगा थर्ड पार्टी को। अब उसने क्या है वो रीइंबर्स करवा लिया किससे? मैन्युफैक्चरर से, कि भैया ये 1,000 रुपया मुझे दे दो। ठीक है, और हुआ क्या है माय डियर फ्रेंड्स, वेरी सिंपल, ओके, क्या लिखा है वहाँ पे? लिखा है कि भैया रिप्लेसेस, द डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेसेस to the customer under warranty by using own stock or third party and charges consideration for the parts or replaced from the manufacturer by issuing a tax invoice for the said supply made by him to the manufacturer। तो आज बकायदा क्या है डिस्ट्रीब्यूटर ने टैक्स इनवॉइस रेस कर दिया है इस पे मैन्युफैक्चरर पे, और मैन्युफैक्चरर को बोला है मुझे ये 1,000 रुपया दे दो भाई, क्योंकि मैंने आपके बिहाफ पे कस्टमर को क्या है वारंटी दी थी, आपने बोला था मुझे, तो मैंने बायर को बोला है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये आता है कि ये जो है ओके वो सप्लाई है या नहीं। चलो तो देखते हैं इसका आंसर, क्या क्लैरिफिकेशन दिया। इन अबव सिनेरियो विद द डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड्स द रिप्लेसमेंट पार्ट्स टू द कस्टमर एज अ पार्ट ऑफ वारंटी ऑन बिहाफ ऑफ द मैन्युफैक्चरर वेदर एनी सप्लाई इज इन्वॉल्व बिटवीन मैन्युफैक्चरर एंड डिस्ट्रीब्यूटर। ठीक है, इन सच अ केस जीएसटी वुड बी पेएबल बाय डिस्ट्रीब्यूटर ऑन द सेड सप्लाई बाय हिम टू द मैन्युफैक्चरर। तो डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पे ऐसा ही माना जाएगा कि ये सप्लाई है, एंड अकॉर्डिंगली माय डियर फ्रेंड्स ओके इस पे जीएसटी लग जाएगा। ठीक है, सिंपल, ठीक है, ओके, तो ऐसा ही माना जाएगा, सिंपल सी बात है कि ये ओके सप्लाई कर रहा है क्या मैन्युफैक्चरर को, और सामने क्या है उससे पैसा मांग रहा है, एज सिंपल एज दैट, एंड इसीलिए उस पर लग जाएगा क्या? जीएसटी। एंड एट द सेम टाइम एक और चीज़ याद रखो कि अभी ऑब्वियसली जीएसटी क्या है डिस्ट्रीब्यूटर ने चार्ज किया है किसको? मैन्युफैक्चरर को, तो उस
और साथ साथ में टैक्स इनवॉइस भेजा है तो उसका आईटीसी मैन्युफैक्चरर को मिल जाएगा। बट याद रखना अगर डिस्ट्रीब्यूटर की बात करें, राइट, तो डिस्ट्रीब्यूटर ने माय डियर फ्रेंड्स जो फ्री रिप्लेसमेंट करवा के दिया है, ओके, टू द बायर, राइट, फ्रॉम या तो ओन स्टॉक या फिर थर्ड पार्टी, याद रखना मेरे दोस्त, ओके, उसका आईटीसी आप रिवर्स नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी ये जो पार्ट है, ओके, उस पे आपने जीएसटी कभी ना कभी जब बायर को इनिशियल सेल किया होगा तब उसके अंदर क्या है, ये वैल्यू इंक्लूड किया होगा रिप्लेसमेंट पार्ट का, एंड अकॉर्डिंगली उस पर जीएसटी भी लगा होगा। ठीक है, तो याद रखना डिस्ट्रीब्यूटर अपना आईटीसी रिवर्स नहीं करेगा जो फ्री पार्ट दे रहा है वो, पर ओके, तो सिंपल सी बात है वो पोजीशन उसका है। और मैन्युफैक्चरर जो है, तो जो क्या है जीएसटी चार्ज किया है डिस्ट्रीब्यूटर ने मैन्युफैक्चरर को, और जो टैक्स इनवॉइस ओके इशू किया है डिस्ट्रीब्यूटर ने मैन्युफैक्चरर को, उसका मैन्युफैक्चरर को मिल जाएगा क्या, आईटीसी। तो जस्ट रिमेंबर दैट वेरी वेल माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ओके, परफेक्ट। तो ये चीज़ है विद रिस्पेक्ट टू दैट। क्लैरिफिकेशन हम लोगों ने सप्लाई का ले लिया है और आईटीसी का भी ले लिया है। ओके, विथ यहाँ पे फ्रॉम मैन्युफैक्चरर्स पर्सपेक्टिव, यहाँ पे फ्रॉम डिस्ट्रीब्यूटर्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, एग्जाम्पल एक बार देख लो। A distributor provides warranty placement to customer on behalf of manufacturer. The distributor uses his own stock and issues a tax invoice to manufacturer of the parts replaced. 5,000 रुपया, जीएसटी 18%, दूसरा है 5,000 प्लस जीएसटी एट द रेट 18%. How much GST will the distributor charge to the manufacturer and does the distributor need to reverse ITC? तो आज कितना चार्ज करेगा वो, 5,000 पे 18% जीएसटी 900 रुपया। एंड डज डिस्ट्रीब्यूटर नीड टू रिवर्स एनी आईटीसी? डिस्ट्रीब्यूटर नो। अच्छा, विल मैन्युफैक्चरर गेट आईटीसी? यस। ठीक है, डन। वाई विल डिस्ट्रीब्यूटर नॉट रिवर्स आईटीसी? बिकॉज जब क्या है वो पार्ट जा रहा था तब आपने जीएसटी नहीं चार्ज किया क्योंकि तब तो फ्री रिप्लेसमेंट था। बट ये जब इनिशियल सेल हुआ था डिस्ट्रीब्यूटर ने जो बायर को किया था तब उस वैल्यू के अंदर उस रिप्लेसमेंट का कॉस्ट ऑलरेडी इंक्लूडेड था जिस पे जीएसटी लगा। तो एक बार जीएसटी लग गया जाते वक्त उस वैल्यू पे, तो भैया उसका आईटीसी भी आपको मिलेगा, वो आप रिवर्स नहीं करेंगे। ठीक है, डन। केस 2 क्या है इसके अंदर, डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर की बात चलिए, याद रखना। ठीक है, there may be case where the distributor raises a requisition to the manufacturer for parts to be replaced by him under warranty and manufacturer then provides the parts to the distributor. तो ऊपर क्या है, ऊपर डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहा है भाई पार्ट सब मैं मैनेज कर लूंगा, हाँ वो मैं या तो खरीद लूंगा या मेरे पास है वो दे दूंगा, तू मुझे पैसा दे दे, तू मुझे पैसा दे दे, सिंपल। तो मैन्युफैक्चरर पैसा दे रहा है और डिस्ट्रीब्यूटर मैन्युफैक्चरर को सप्लाई कर रहा है, ऐसा ही समझा जाएगा। ठीक है, बट यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे बकायदा ऐसा सीन है, राइट, जहाँ पे ओके डिस्ट्रीब्यूटर बोल रहा है सुन भाई मैंने तो फ्री जो रिप्लेसमेंट पार्ट है वो दे दिया अपने बायर को, जैसे तूने कमिट किया था, तेरे बिहाफ पे ही क्या है मैंने कमिट किया था। अब मिस्टर मैन्युफैक्चरर मैं अपना स्टॉक यूज़ नहीं कर रहा, मैं बाहर से भी खरीद नहीं रहा, मैं इनफैक्ट तुझे रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, रिक्वेजिशन भेज रहा हूँ कि तू मुझे ये ओके रिप्लेसमेंट वाला पार्ट भेज दे, तू मुझे ये रिप्लेसमेंट वाला पार्ट भेज दे। ठीक है, ये क्वेश्चन तो यहाँ पे बोला है। तो इन दिस केस ओके ओके there may be cases where the distributor raises a requisition to the manufacturer for the parts to be replaced by him under warranty and the manufacturer provides the said part to the distributor for the purpose of such replacement to the customer as a part of warranty. In above scenario where distributor provides replacement of parts to the customer as a part of warranty, whether any supply is involved, answer is no. तो डिस्ट्रीब्यूटर ओके और कस्टमर के बीच क्या सप्लाई इन्वॉल्व है? नो। इन सच अ केस ओके where a manufacturer is providing parts to the distributor okay for replacement to a customer during warranty period without charging any consideration, no GST is payable on replacement of parts by manufacturer.
तो आज डिस्ट्रीब्यूटर तो कोई जीएसटी चार्ज नहीं करेगा क्योंकि वो तो फ्री का दे रहा है, पर मैन्युफैक्चरर भी जो क्या है रिप्लेसमेंट पार्ट दे रहा है डिस्ट्रीब्यूटर को, ठीक है, फ्री में ही दे रहा है, कोई कंसिडरेशन तो चार्ज कर नहीं रहा है वो अलग से, ठीक है। तो फिर उस केस में भी याद रखना कोई सप्लाई नहीं होगा, कोई जीएसटी अप्लाई नहीं होगा। तो ऑल्सो कीप दिस इन माइंड वेरी वेल कि भैया अगर इस केस में वो रिप्लेसमेंट पार्ट दे रहा है तो फ्री में ही दे रहा है, वो थोड़ी क्या है कोई पैसा ले रहा है, कोई पैसा ले रहा है क्या, वो डिस्ट्रीब्यूटर से नहीं ले रहा है भाई, सिंपल सी बात है, क्योंकि ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो ऐसा समझो कि मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को दिया, डिस्ट्रीब्यूटर ने कस्टमर को दिया, राइट, सिंपल सी बात है। तो आज जब क्या है, ओके, सिंपल सी बात है कि मैन्युफैक्चरर जब क्या है फ्री में वो पार्ट दे रहा है डिस्ट्रीब्यूटर को, और डिस्ट्रीब्यूटर आगे वो फ्री पार्ट दे रहा है बायर को, तो ना वो सप्लाई कहला जाएगा मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर के बीच, और ना ही वो सप्लाई किया जाएगा बिटवीन डिस्ट्रीब्यूटर एंड द बायर। और कहीं पे भी क्या है जीएसटी लायबिलिटी नहीं आएगा, बिकॉज एवरीथिंग इज हैपनिंग विदाउट कंसिडरेशन, ठीक है। और ऑलरेडी इस पार्ट पे जीएसटी लग चुका है क्योंकि ये वैल्यू इंक्लूडेड होगा इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई जो मैन्युफैक्चरर ने बेचा है डिस्ट्रीब्यूटर को और डिस्ट्रीब्यूटर ने बेचा है बायर को, ठीक है। तो कीप देन इन माइंड वेरी वेल माय डियर फ्रेंड्स। एंड आईटीसी के रिलेशन में क्लियरली there may be cases where distributor raises a requisition to the manufacturer for the parts to be replaced by him under warranty, and the manufacturer then provides the said parts to the distributor for the purpose of such replacement to the customer as a part of warranty. No reversal of ITC is required to be made by manufacturer. तो सिंपल सी बात है, आज मैन्युफैक्चरर जो ये पार्ट दे रहा है किसको, डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर के रिक्वेजिशन पे वो उसे खरीद भी रहा होगा, तो उस पर जो भी जीएसटी है उसका आईटीसी का क्या है, ओके, कोई रिवर्सल नहीं होगा, नो रिवर्सल, ओके। वाई नो रिवर्सल, बिकॉज ऑफ अ वेरी सिंपल थिंग माय डियर फ्रेंड्स, ओके, ऑलरेडी क्या है मैन्युफैक्चरर ने इस पर आईटीसी ले लिया होगा पहले तो, जिस पे आगे क्या है उन्होंने जीएसटी भी चार्ज किया होगा और डिस्ट्रीब्यूटर ने आगे जीएसटी चार्ज किया होगा बायर को जब पहली बार इनिशियल सेल हुआ था। तो आपने जो पार्ट खरीदा है उस पर ऑलरेडी जीएसटी लगाया है, बट आपने वो पार्ट दिया नहीं है, आपने वो पार्ट लेट से 1 साल बाद दिया डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर ने बायर को, क्योंकि तब क्या है वारंटी पीरियड में था और तब बायर ने क्लेम रेज किया था, एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे उस आईटीसी को रिवर्सल करने का कोई आवश्यकता नहीं है, देयर इज एब्सोल्युटली नो नीड, एंड विच इज वाई माय डियर फ्रेंड्स द कॉन्सेप्ट इज एक्सट्रीमली सिंपल, एंड दैट इज कि बॉस आईटीसी रिवर्स नहीं करेगा कोई भी मैन्युफैक्चरर, ठीक है। तो कीप दैट इन माइंड वेरी वेल, ओके, डन। एक एग्जांपल ले लेते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर रिक्वायर्स अ रिप्लेसमेंट पार्ट फॉर द प्रोडक्ट, कस्टमर्स प्रोडक्ट, द डिस्ट्रीब्यूटर रेजेस अ रिक्वेजिशन who then supplies the part directly to the distributor for replacement without any additional charges. Cost of replacement 4000, GST 18%, ठीक है। Is there any GST payable on this replacement supplied by manufacturer to distributor? No, no. And ITC is reversal required to be done by manufacturer? No, because आपने कोई ऐसा गलत काम नहीं किया। ITC रिवर्सल जब होता है जब आपने क्या है ITC ले लिया और आगे जाके GST चार्ज नहीं किया, वो फ्री में दे दिया, तब आपको आईटीसी अलाउड नहीं। पर आपका तो आईटीसी अनटच रहेगा क्योंकि ये जब एक्चुअली जब इनिशियल सेल हुआ था तब ऑलरेडी इस पे जीएसटी लग गया था, ये रिप्लेसमेंट वाले क्या है कॉस्ट पे, क्योंकि वो कॉस्ट आपके ओरिजिनल वैल्यू में इंक्लूडेड था, सिंपल सी बात है। तो क्या कोई मगजमारी होगा भाई, ठीक है, डन। एंड लास्ट केस 3 नंबर आता है, देयर मे बी केसेस वेयर डिस्ट्रीब्यूटर रिप्लेसेस द पार्ट्स टू द कस्टमर अंडर वारंटी आउट ऑफ सप्लाई already received by him from the manufacturer, and manufacturer issues a credit note in respect of the parts so replaced subject to the provisions of 34(2). Will distributor reverse ITC avail against the parts so replaced? अब ये एक अलग तरीका है ट्रांजैक्शन को करने का। नाउ आई विल टेल यू व्हाई, ओके। देखो ऊपर जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि एक केस में क्या है, डिस्ट्रीब्यूटर है, बायर है, तो इसने इसको फ्री रिप्लेसमेंट पार्ट दे दिया। तो पहला केस याद है आपको, जहाँ पे क्या है सिंपल सी बात है, ये बंदे ने अपना ओन स्टॉक यूज़ किया था और फिर उसने क्या है सिंपल सी बात है मैन्युफैक्चरर से पैसा ले लिया, ठीक है, और उसको इनवॉइस रेज कर दिया, ठीक है। तो इस केस में क्या हुआ, सप्लाई घोषित कर दिया गया इसको,
टैक्स इनवॉइस रेज कर दिया, जीएसटी लगा दिया और इसको आईटीसी मिल गया, ठीक है, करेक्ट। तो बेसिकली यहाँ पे याद रखना मैन्युफैक्चरर के एंड से डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा फ्लो हो रहा है, ओके, मनी इस तरह से फ्लो हो रहा है, ठीक, कि डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा मिल रहा है और मैन्युफैक्चरर की जेब से पैसा जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक और इसी चीज को डील करने का तरीका और क्या है मैं बता देता हूँ, ठीक है। एक और तरीका ऐसा है कि मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को ऐसा बोला कि तूने जो फ्री रिप्लेसमेंट पार्ट दिया था, ठीक है, तो सुन, अब उसको ऐसे डील करते हैं कि मैं आए दिन क्या है तुझे माल बेचते रहता हूं और तू मुझे पेमेंट करते रहता है, ठीक है। अब मैं ऐसा ही समझूंगा, ठीक है, कि मैंने तुझे ये रिप्लेसमेंट पार्ट जो बेसिकली मैंने तुझे बेसिकली कोई स्टॉक भेजा होगा और वही स्टॉक एज अ रिप्लेसमेंट पार्ट तूने आगे भेजा है, ठीक है। अब उसका पैसा ऑब्वियसली तू मुझे देगा, अगर मैंने तेरे को कोई गुड्स भेजा तो तू मुझे ही देगा ना, वो सिंपल सी बात। बट सिंपल सी बात है, तू वो मुझे मत दे, राइट, तू वो मुझे पैसा मत दे, मैं तुझे क्रेडिट नोट इशू कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि जो पार्ट मैंने तुझे भेजा है, ओके, वो तुझे आगे भेजना पड़ा फ्री में एज अ रिप्लेसमेंट पार्ट, जो मैंने गारंटी दी थी बायर को, तूने नहीं दी थी, मैंने दी थी। तो अब एक तरीका क्या है कि चुपचाप क्या डिस्ट्रीब्यूटर ने अपना स्टॉक जो यूज़ किया उसका पैसा मैन्युफैक्चरर से ले ले, और दूसरा तरीका ये है कि वो पैसा ना ले, ओके, वो पैसा ना ले मैन्युफैक्चरर से, बट सिंपल सी बात है जो पैसा उसे मैन्युफैक्चरर को देना है, बिकॉज उसने भी तो स्टॉक परचेज किया है ना, और उसी में से क्या है आगे दिया होगा। तो इंस्टेड ऑफ बेसिकली टेकिंग मनी फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, वो बोल रहा है कि आई विल पे यू लेस, आई विल पे यू लेस, यू डू वन थिंग, यू इशू अ क्रेडिट नोट टू मी, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। तो क्रेडिट नोट में क्या होता है जनरली, आपको याद है मैंने बताया था कि मैन्युफैक्चरर फॉर एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटर को माल बेचता है, सेल्स, तो तब डिस्ट्रीब्यूटर ने पेमेंट किया होगा मैन्युफैक्चरर को आइडियली, यस। फिर क्या है, क्रेडिट नोट इशू होता है, क्यों? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटर डिसाइड करता है कि जो गुड्स उसके पास है वो सेल्स रिटर्न कर दे, तो अब मैन्युफैक्चरर को पैसा देना पड़ेगा किसको? डिस्ट्रीब्यूटर को, ठीक है। तो मैन्युफैक्चरर को पैसा देना पड़ेगा किसको? डिस्ट्रीब्यूटर को। तो तब जाके वो इशू करता है क्या? क्रेडिट नोट। तब जाके वो इशू करता है क्या? क्रेडिट नोट। बेसिकली क्या है याद रखो, मैन्युफैक्चरर डिस्ट्रीब्यूटर को जब पैसा देता है, ठीक है, तो या तो वो सीधा कैश दे देगा या तो वो क्रेडिट नोट इशू कर देगा, एज सिंपल एज दैट, ठीक है, ओके। क्रेडिट नोट से क्या होता है? वेरी सिंपल, मैन्युफैक्चरर अपना जो जीएसटी लायबिलिटी है उतना घटा देता है, हाँ, क्योंकि वो अपना जो बेचा हुआ क्लेम है उतना कम अभी क्या है रख रहा है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैन्युफैक्चरर ने लेते 10 लाख का माल बेचा है तो उसने टैक्स इनवॉइस रेज किया हो, किसको? डिस्ट्रीब्यूटर को। अब डिस्ट्रीब्यूटर को फ्री रिप्लेसमेंट पार्ट देना पड़ा बायर को 1 लाख रुपए का, तो आज क्या होगा, मैन्युफैक्चरर अब एक क्रेडिट नोट इशू करेगा 1 लाख का। तो नेट मेरा जो क्या है, ओके, सेल्स हुआ है वो एक्चुअली कितने का हुआ है? 9 का, और नेट मेरा जीएसटी भी कैलकुलेट होगा 9 पे। दैट्स इट, बस इतना ही क्या है मैं बोलना चाहता था, तो मैंने बोल दिया है। समझा मेरे दोस्त? समझा? यस, ओके। तो ये भी क्या है, एक तरीका ही है ट्रांजैक्शन करने का, और सप्लायर अपना क्रेडिट नोट इशू करेगा तो वो अपना लायबिलिटी कम करेगा और रिसिपेंट को अपना आईटीसी उतना रिवर्स करना पड़ेगा, ये सिंपल सी बात। तो या तो मैं उसे पैसा दे दूं या फिर ओके, मुझे अगर उससे लेना है तो मैं उसे उतना कम लूँ, तो मुझे उससे, तो या तो क्या होता है, तू सीधा 1 लाख दे दे मुझे, ठीक है, ऐसा डिस्ट्रीब्यूटर बोला मैन्युफैक्चरर को। या फिर दूसरा तरीका क्या है, वेरी सिंपल, कि भाई एक काम कर, आई ऑलरेडी हैव टू पे यू 10 lakhs, डिस्ट्रीब्यूटर सेज टू मैन्युफैक्चरर आई ऑलरेडी हैव टू पे यू 10 lakhs बिकॉज मैंने तेरे से कुछ खरीदा है, बट मैं तुझे 9 लाख ही दूंगा, क्योंकि
तूने जो 10 लाख का स्टॉक दिया था उसमें 1 लाख तो मुझे फ्री में ही देना पड़ा, मैं बेच ही नहीं पाया उसे, ठीक है। जो कमिटमेंट मैंने नहीं, तूने दिया था तेरे बायर को, तो मैं उसी को सर्व कर रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरा उतना क्या है क्लेम कम करवा देना। बिकॉज ऐसा ही समझा जाएगा कि मुझे उतना कम माल मिला है, क्योंकि 10 लाख का माल आगे बेचने वाला था 20 लाख में, अब मैं सिर्फ 9 लाख का माल आगे क्या है बेच पाऊंगा, क्योंकि एक तो मैंने तेरे ही बायर को दे दिया था। तो तू उतना क्लेम मेरे लिए कम कर दे, मैं तुझे अभी 10 लाख नहीं 9 लाख ही दूंगा। तो टैक्स इनवॉइस तूने 10 लाख का इशू किया था, ज्यादा किया है, अब क्रेडिट नोट के वो क्लेम घटा दे, एज सिंपल एज दैट, बस उतना ही बोलना चाहता था, ठीक है, डन। उसी का क्या है दोस्तों एग्जाम्पल है, a distributor replaces a part under warranty for a customer using stock previously supplied by manufacturer. The manufacturer issues a credit note for the part to the distributor enabling a GST adjustment. Cost of replacement 4000, GST 18%, tax invoice 4000 plus 18% GST 4720. Credit note issued by manufacturer is this. How is GST adjusted by manufacturer on credit note and what ITC reversal is required from the distributor? ठीक है, तो आज यहाँ पे सिचुएशन यही है माय डियर फ्रेंड्स कि क्रेडिट नोट एंड जीएसटी एडजस्टमेंट। तो मैन्युफैक्चरर शैल इशू क्रेडिट नोट टू द मैन्युफैक्चरर 4720 का, ओके, जिसमें 720 जो जीएसटी है, ठीक है, वो क्या है माय डियर फ्रेंड्स एडजस्ट हो जाए, एंड आईटीसी रिवर्सल उतने का ही करेगा 720 का, कौन, डिस्ट्रीब्यूटर, एज सिंपल एज दैट, ठीक है, डन। नेक्स्ट इज केस 4. There may be cases where distributor replaces goods or its parts to the customer under warranty by using its stock and then raises the requisition to the manufacturer for the goods. अब इसमें और केस 1 में क्या फ़र्क है, ओके, इसमें और केस 1 में ये फ़र्क है, इसमें वो खुद से स्टॉक से पहले क्या कर देता है, ओके, बायर को दे देता है फ्री रिप्लेसमेंट, ठीक है, मैं बता देता हूँ, मैन्युफैक्चरर, डिस्ट्रीब्यूटर, बाय। तो भैया इसका रिक्वेजिशन आया कि भैया अब बिगड़ गया, तो इसने रिप्लेसमेंट पार्ट दे दिया, अब वो अपना खुद का स्टॉक यूज़ करता है या थर्ड पार्टी से खरीदता है, ठीक है। तो पहले हम लोगों ने क्या बोला था, वो खरीद के दे देगा और फिर पैसा ले लेगा, पैसा 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 ले लेगा मैन्युफैक्चरर्स, पर अब वो पैसा नहीं लेगा, अब वो फ्री रिप्लेसमेंट पार्ट ही लेगा मैन्युफैक्चरर से, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। अच्छा, और इसमें और ये वाले केस में क्या फ़र्क है, ऊपर भी एक केस था, ओके, रिक्विजिशन वाला, तो उसमें यही फ़र्क था कि ये तो रिप्लेसमेंट पार्ट दे देगा, पर कब देगा पता है, जब ये इसे देगा, तो पहले ये होगा फिर ये होगा। तो आज क्या होगा, बायर रिक्वेस्ट करेगा डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर रिक्वेस्ट करेगा मैन्युफैक्चरर को, मैन्युफैक्चरर वो क्या है पार्ट भेजेगा डिस्ट्रीब्यूटर को, और फिर डिस्ट्रीब्यूटर वो पार्ट भेजेगा बायर। ये इस सिचुएशन में होगा, रिक्विजिशन वाले केस में। कौन सा केस था, हाँ ये वाला केस 2, ठीक है, उसमें ये सिनेरियो। पर अब जो सिनेरियो है उसमें ऐसा है कि भैया बायर ने रिक्विजिशन भेजा है डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने हैंड पे उसे हैंडल कर लिया है और इसको दे दिया है। तो पहले इसने भेज दिया होगा रिप्लेसमेंट पार्ट, और फिर उसने क्या है मैन्युफैक्चरर को बोला प्लीज़ ये रिप्लेसमेंट पार्ट मुझे भेज दे, क्योंकि मैंने तेरे बायर का एक पार्ट रिप्लेस कर दिया है जो तुझे करना चाहिए था, पर तेरे बिहाफ पे मैंने कर दिया, ठीक है, ये केस। तो फिर ये चीज़ आता है, तो पहले डिस्ट्रीब्यूटर अपने एंड पे क्या है चीज़ों को हैंडल कर लेता है, और फिर क्या है वो मैन्युफैक्चरर से मंगाता है। और ऊपर वाले केस में क्या है, बायर ने डिस्ट्रीब्यूटर को बोला, डिस्ट्रीब्यूटर ने मैन्युफैक्चरर को बोला, मैन्युफैक्चरर जो पार्ट दे रहा है डिस्ट्रीब्यूटर को, फिर वो डिस्ट्रीब्यूटर देगा बायर को। डिस्ट्रीब्यूटर अपने एंड पे कुछ क्या है एक्ट नहीं कर रहा, ना अपना स्टॉक यूज कर रहा है, ना बाहर से मंगा रहा है, कुछ भी नहीं, ठीक है। ये सिचुएशन समझा आपको, यस, ओके, ये सिचुएशन समझा आपको, यस, ओके। तो यहाँ पे दोस्त मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगा, ओके, कि इस केस में क्लैरिटी क्या चाहिए, तो इस केस में क्लैरिटी यही है दैट द मैन्युफैक्चरर देन प्रोवाइड्स द सेड गुड्स और पार्ट्स एज द केस में बी टू द डिस्ट्रीब्यूटर थ्रू अ डिलीवरी चलान विदाउट सेपरेटली चार्जिंग एनी कंसिडरेशन एट द टाइम ऑफ सच replenishment. In such a case, no GST is payable on such replenishment of goods or the parts as the case may be, ठीक है।
तो जो भी पार्ट क्लियरली क्या है यहाँ पे मैन्युफैक्चरर जो है माय डियर फ्रेंड्स, ओके, दे रहा है डिस्ट्रीब्यूटर को, उस पर सप्लाई नहीं होगा, और जो डिस्ट्रीब्यूटर भी दे रहा है बाहर को वो भी नहीं होगा। बट राइट नाउ वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट दिस, तो ये सप्लाई नहीं होगा, इस पर भी जीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, सिंपल सी बात है, यहाँ पे ये एक कॉन्वर्जेशन खत्म होता है कि द मैन्युफैक्चरर देन प्रोवाइड्स द सेट गुड्स एज द केस में बी टू डिस्ट्रीब्यूटर विदाउट चार्जिंग एनी कंसिडरेशन at the time of such replenishment. In such case, no GST is payable on such replenishment that is done by manufacturer to distributor. No GST, no supply. Simple. ऊपर जैसा केस है यहाँ पे वैसा ही केस है, सेम। ओके, फर्दर नो रिवर्सल ऑफ ITC इज रिक्वायर्ड टू बिड बाय मैन्युफैक्चरर, बिकॉज उस पर ऑलरेडी उसने ITC ले लिया होगा, जो उसने क्या है कंपोनेंट जब चार्ज किया होगा, जब उसने पहली दफा मैन्युफैक्चरर से डिस्ट्रीब्यूटर को बेचा होगा, डिस्ट्रीब्यूटर ने बायर को। ओके, तो कोई ITC भी यहाँ पे रिवर्स नहीं होने वाला है। तो एग्जैक्टली ऊपर जैसा सिचुएशन था वैसे ही क्या है यहाँ पे है विथ रिस्पेक्ट टू द आउटकम, राइट। सिचुएशन बस उसमें फ़र्क ये है कि भाई ऊपर में डिस्ट्रीब्यूटर ने अपने एंड पे कोई इनिशिएटिव लिया नहीं है, पर यहाँ पे उसने इनिशिएटिव लिया है। ठीक है, डन। वहाँ पे मैन्युफैक्चरर ने जब डिस्ट्रीब्यूटर को दिया तब जाके डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या है बायर को दिया, पर यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर ने सीधा बायर को पहले दे दिया और फिर क्या है मैन्युफैक्चरर से मांगा। डजेंट मैटर, मैन्युफैक्चरर ने डिस्ट्रीब्यूटर को जो पार्ट दिया है वो नॉट अ सप्लाई है, और उसने जो ITC भी क्या है लिया है उसे रिवर्स करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, डन। तो उसी का क्या एक छोटा सा एग्जाम्पल है दोस्तों, देख लो। XYZ distributor of electric appliances replaces a defective part of appliance for a customer under warranty. The part was taken from XYZ's own stock. XYZ then raises an acquisition to ABC, the manufacturer, for a replacement of the part. ABC provides the replacement part to XYZ through delivery channel without charging any consideration. GST liability, no GST payable. ITC reversal, no ITC reversal. ठीक है, डन। तो इस तरह के क्या क्वेश्चंस आपको पूछे जा सकते हैं, तो प्लीज बैक इट विथ प्रॉपर आंसर्स। ठीक है, इशू नंबर 4, whether distributor provides repair service in addition to replacement parts to customer without any consideration on behalf of manufacturer, but charges the manufacturer for such repair services either by the way of issue of invoice or debit note, whether GST would be payable on such activity by distributor. Okay, तो आज आप समझ गए हो कि डिस्ट्रीब्यूटर ने भैया क्या है रिपेयर सर्विस दी है, पार्ट नहीं दिया है, अभी सर्विस दी है कस्टमर को, और फिर वो पैसा ले लिया है किससे, मैन्युफैक्चरर से, आइदर बाय रेजिंग इनवॉइस और डेबिट नोट। ठीक है, तो क्या होगा, तो बेटा सिंपल सी बात है, सेम चीज़ जब ऊपर हुआ था, जब पैसा मांगा था डिस्ट्रीब्यूटर ने क्या मैन्युफैक्चरर से रिप्लेसमेंट पार्ट के लिए, कैश मांगा था, पैसा मांगा था और इनवॉइस रेज किया था, तो वो भी सप्लाई था, तो ये भी सप्लाई है, सिंपल इज दैट। वो गुड्स है, ये सर्विस, इसमें क्या बड़ी बात है। ठीक है, तो वही है माय डियर फ्रेंड्स, दैट क्लैरिफिकेशन इज कि भैया पहले तो वो सप्लाई है, और दूसरा क्या है कि उस टैक्स इनवॉइस का जो डिस्ट्रीब्यूटर ने मैन्युफैक्चरर पे रेज किया होगा उसका मैन्युफैक्चरर को मिल जाएगा ITC। ठीक है, डन। एक बार ले लो भाई, सिंपल सी बात है। PQR डिस्ट्रीब्यूटर प्रोवाइड्स अ रिपेयर सर्विस to customer under warranty on behalf of XYZ Limited, the manufacturer. PQR does not charge the customer but invoices XYZ for the repair service. Charge for repair service billed by PQR to XYZ 10,000. GST is 18%. Calculate the GST amount that PQR should charge. ठीक है, तो क्लियरली क्या है 1800. Determine XYZ is liable for ITC, sorry, eligible for ITC. Yes, it is eligible for ITC. ठीक है, done. And next is my dear friends issue number 5. Sometimes company provides offers of extended warranty to customers which can be availed at the original supply or before expiry of the standard, whether GST would be payable. तो सिंपल सी बात है बेटा, ओके, इसमें दो सिचुएशंस है, देख लो बराबर से। बहुत फ़र्क पड़ता है कि एक्सटेंडेड वारंटी आपको कब मिला है। ठीक है, तो आज फॉर एग्जांपल लेट्स से क्या है, ओके, मारुति का शोरूम है और आपका गाड़ी है। ठीक है, तो आपने गाड़ी जब खरीदा, कार सोल्ड, और तभी आपने एक्सटेंडेड वारंटी ले लिया। ठीक है, तो अगर आपने एक्सटेंडेड वारंटी ले लिया एट द टाइम ऑफ सेल इटसेल्फ, ठीक है, टाइम ऑफ सप्लाई नहीं, टाइम ऑफ सेल है, तो क्लियरली दोस्त क्या है यहाँ पे कंपोजिट सप्लाई हो जाएगा और पूरी वैल्यू पे ओके प्रिंसिपल सप्लाई का रेट लगेगा, यानी कि कार का रेट लगेगा। ठीक है,
एज सिंपल इज दैट, यस। तो सबसे पहले तो क्या, एक्सटेंडेड वारंटी जो अलग से अमाउंट आपने चार्ज किया है कस्टमर को, उस पर जीएसटी लगेगा, यस। पर क्या उसी का रेट लगेगा? नहीं, मेन सप्लाई का रेट लगेगा। बट फिर क्या होता है, ओके, केस नंबर 2, मारुति क्या है, आपने गाड़ी बेच दी, सोल्ड कार, ठीक है, जिस पे रेट है 18%। और फिर लेट से आफ्टर 1 ईयर ये बंदा क्या करता है, एक्सटेंडेड वारंटी ले लेता है, ठीक है, जिस पे रेट है 12%, ओके, और वो है लेट से 1 लाख रुपीज़ का। तो फिर ऐसे केस में प्लीज़ याद रखना मेरे बंधु, उस पर 12% ही लगेगा, बिकॉज इस केस में वो, ओके, कॉम्पोजिट सप्लाई का पार्ट नहीं होगा, उसका फिर वो इंडिविजुअल रेट ही लगेगा, ओके, एज द जीएसटी रेट, ओके। ये चीज एक बार देख लो मेरे बंधु। If the customer enters into an agreement of extended warranty with supplier of goods at the time of original supply, then the consideration for extended warranty becomes part of value of composite supply, the principal supply being the supply of goods, and GST would be payable. However, if the extended warranty is made by the person different from the supplier of goods, ठीक है, देख, अगर जिसने कार बेचा उसने ही एक्सटेंडेड वारंटी दी है तो कॉम्पोजिट सप्लाई, ठीक है। पर बेटा उसके अंदर अगर क्या है, अगर कोई सप्लायर डिफरेंट है, यानी मारुति कोई और बेच रहा है और एक्सटेंडेड वारंटी लेट से एक्सिस बैंक दे रहा है, मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ, तो फिर क्या इंडिविजुअल रेट लगेगा, वो चीज़ याद रखना। दूसरा केस, in case where a consumer enters into an agreement of extended warranty at any time after original supply, as I said, so then supply shall be treated as a completely different supply, separate supply from the original supply of goods, and the supplier of the said extended warranty shall be liable to discharge liability applicable on the supply of such extended warranty service, ठीक है। अमेजिंग सा दोस्तों, दोनों क्वेश्चन दिया है मैंने यहाँ पे, ओके, प्लीज़ एक बार इसको देख लेना, समझ लेना और अच्छे से इसको कर लेना, बिकॉज इसमें से डेफिनेटली कोई ना कोई क्वेश्चन आएगा। दीज वर योर अमेंडमेंट्स विद जैन 25। अगर आपको अमेंडमेंट्स देखने हैं, एक बार रिवाइज करना है दोस्तों फॉर द सितंबर अटेम्प्ट, जो सितंबर में आया था, तो वो भी क्या है, आपको यूट्यूब वीडियो मिल जाएगा, ओके। ये अपने चार्ट बुक में जो येलो है वही है बेसिकली वो, ठीक है। सो दैट्स इट माय डियर फ्रेंड्स, दैट्स इट, एंड ऑल द वेरी बेस्ट।